हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज प्रकाश और आप सबका स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी में। और आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का सिलेबस दिसंबर जेआरएफ के लिए। ठीक है, आज अपन इस सिलेबस को समझेंगे अच्छे से। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनेगी और उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सिलेबस को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे 10 यूनिट्स का पूरा इवेल्युएशन करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे कि किस तरीके से 10 यूनिट को हमें कैसे पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस का जो है वो तो खैर आपको पीवाईक्यूज में पता लगेगा बाद में। लेकिन अभी आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये 10 यूनिट्स को हम इवेल्युएट करेंगे धीरे धीरे समझ के। ठीक है, तो इससे आपको एक फ्रेमवर्क, एक रफ आइडिया पता लग जाएगा कि आपको सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, जैसा एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अपन पूरा सिलेबस रट नहीं सकते और ना ही रटना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, हमें ऐसा नहीं है कि पूरा ये सिलेबस को लिया, इसको समझ गए और एकदम अपने दिमाग में बिठा लिया और रट के चले गए। उससे भी एग्जामिनेशन नहीं होगा क्वालिफाई। इसमें चाहिए हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, समझना है, उसको सीखना है और तरीके देखने की किस तरीके से जो है हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे। तो चलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। तो ये है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट सिलेबस। ठीक है, और हम तैयारी कर रहे हैं दिसंबर जेआरएफ की सोशियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं यूनिट फर्स्ट पे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट पे हम आ जाते हैं, सोशियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपको जो है ये राइटर्स देखना है। सबसे पहली चीज, राइटर से पहले ये देखना है कि वो कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, किस किस जोन से वो आते हैं। जैसे कि पहले यूनिट में सोशियोलॉजिकल थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस। ठीक है, क्लासिकल थिंकर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है इमाइल डर्कहाइम, ठीक है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो ये एक फाउंडेशन है सोशियोलॉजी की। आप एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, फाउंडेशन है सोशियोलॉजी की। ठीक है, इमाइल डर्कहाइम के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे सोशल फैक्ट है, सुसाइड थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। मैक्स वेबर की बात करें तो वर्स्टेहेन कंसेप्ट है उनका। ठीक है, और उन्होंने आइडियल टाइप्स बताए थे कि किस तरीके से आइडियल टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के अंदर उनका कैपिटलिज्म है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हम समझेंगे। बॉर्जुगीज, प्रोलेटेरिएट्स, कैपिटलिज्म, इन सबका मिक्सचर है कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड उनकी किताबें, उनकी वर्क्स और उनके क्रिटिसिज्म, इसको पूरा हम इवेल्युएट करेंगे। तो आपको समझ में आया, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। और दोस्तों, ये जो है फाउंडेशन भी है, ये तीनों जो है फाउंडेशन है। क्योंकि जब हम इनको पढ़ा, जब हम कोई भी सोशियोलॉजी के एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, मास्टर्स के हो, बैचलर्स के हो, तो ये तो फाउंडेशन ही यूनिट है, इनमें से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। तो इन तीनों राइटर्स को तो हमें जो है फिलोसफिकर्स, सोशियोलॉजिस्ट को, इनको हमें अच्छे से पढ़ना ही है, इन डेप्थ स्टडी करनी है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या इनके जो है कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चर, फंक्शनलिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कंसेप्ट एंड काफी इंटरेस्टिंग, ब्राउन मेलिनोव्स्की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इनमें काफी थ्योरीज हैं ब्राउन मेलिनोव्स्की की जो है ना। कोलार इनके कंसेप्ट है, काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं इनके, इन्होंने बताया था। काफी फील्ड वर्क जो है, फील्ड वर्क की आपको असली नॉलेज जो मिलेगी वो ब्राउन मेलिनोव्स्की में मिलेगी, काफी बढ़िया नॉलेज। ठीक है, फिर AR रैटक्लिफ ब्राउन, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। ठीक है, तो हम इन राइटर्स को ये भी समझेंगे कि ये कौन है, किस किस स्ट्रक्चरलिज्म से आते हैं, फंक्शनलिज्म से आते हैं या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से आते हैं। तो ये सब चीजें भी हम समझेंगे। टेलकॉट पार्सन काफी इंपॉर्टेंट है, इनके ही गुरु रह चुके हैं ये टेलकॉट पार्सन। और फिर उनके जो स्टूडेंट रहे रॉबर्ट के मर्टन, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, इनका एक अलग कंसेप्ट है जो स्ट्रक्चरलिज्म पे आता है।
तो ये सब भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, इनको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, आगे चलेंगे तो हर्मेन्यूटिक इंटरप्रिटेशन एंड ट्रेडिशंस। हर्मेन्यूटिक्स एक स्पेसिफाइड टर्म है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, जीएच मीड को समझेंगे, कार्ल मैनहाइम को समझेंगे, एल्फ्रेड शूट्स को समझेंगे, हेरोल्ड गारफिंकल को समझेंगे, एरविन गॉफमैन और क्लिफोर्ड ग्लिट्ज, ठीक है। इनको हम समझेंगे। ये सारे अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, जिनके अलग अलग कंसेप्ट है। कार्ल मैनहाइम का अलग है, जीएच मीड के सिंबॉलिक इंटरेक्शंस हैं, एल्फ्रेड शूट्स के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, हेरोल्ड गारफिंकल का हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशन, ये सब एरविन गॉफमैन, ड्रामेटर्जी। तो ये काफी इनके इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं। तो एक एक कंसेप्ट हम धीरे धीरे समझेंगे अपनी क्लास के अंदर और इनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज बनाएंगे, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। इसमें आपको एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हर्मेन्यूटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है। तो ये जो राइटर्स है ना, जीएच मीड, कार्ल मैनहाइम, एल्फ्रेड शूज, हेरोल्ड गारफिंकल, एरविन गॉफमैन और क्लिफोर्ड ग्लिट्ज, तो इनको हम जब समझते हैं तो ये हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस हैं। हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सोशियोलॉजिस्ट समाज में चाहता है, कोई भी नया कल्चर एक्सप्लोर करता है, तो वो इन डेप्थ स्टडी करता है। हर्मेन्यूटिक्स ट्रेडिशन, हर्मेन्यूटिक्स का मीन्स होता है इन डेप्थ स्टडी करना। कोई भी समाज में जाके उसके डीप बिलीफ, उसके कल्चर, उसके नॉर्म्स, उसके वैल्यूज को समझना, ये होता है हर्मेन्यूटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। इससे हमें पता चलता है कि जीएच मीड के क्या कंसेप्ट से, क्योंकि इन्होंने जो स्टडी करी वो हर्मेन्यूटिक के हिसाब से, उसके तरीकों से करी है। कार्ल मैनहाइम, एल्फ्रेड शूज, हेरोल्ड गारफिंकर, एरविन गॉफमैन, क्लिफोर्ड ग्लिट्ज, ठीक है। तो ये आप चीज को समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, हम आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पे। पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इसके अंदर आपके आ जाते हैं एडवर्ड सैयद, पेरियर बोर्दियू, मिशेल फुको, जर्गन हैबरमास, एंथोनी गिडन्स और मैनुअल कैसल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जिनमें आपके पोस्ट मॉडर्निज्म में आ जाएंगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आ जाएंगे, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ राइटर्स के बारे में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एडवर्ड सैयद का ओरिएंटलिज्म थ्योरी उन्होंने पढ़ाई थी, ठीक है। पेरियर बोर्दियू के अलग कंसेप्ट है, मिशेल फुको के अपने काफी अच्छे कंसेप्ट हैं इनके रिगार्डिंग, ठीक है। जर्गन हैबरमास के अपने कंसेप्ट है, एंथोनी गिडन्स के कंसेप्ट है और मैनुअल कैसल्स के कंसेप्ट है। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आने वाली है कि ये जो राइटर्स हैं ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे काम करेंगे और पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे काम करेंगे। तो इनकी एक अलग थ्योरीज है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस, ठीक है। इससे रिलेटेड राइटर्स कौन से हो गए, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। फिर हमने बात करी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म की। तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में हमने बात करी ब्राउन मेलनोस्की या रेडक्लिफ ब्राउन और क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, रॉबर्ट के मर्टन, डेलकॉट पार्सन, ठीक है। फिर हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस की जब बात करी तो इन राइटर्स की बात करी। फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म की जब बात करी तो ये वाले राइटर्स की बात करी, ठीक है। तो आप इन राइटर्स को इन्हीं डिविजन्स के अकॉर्डिंग ही बांटोगे और वैसे ही पढ़ोगे, तब आपको कंसेप्ट आराम से समझ में आएंगे, तब आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, अगर एडवर्ड सैयद की बात करें तो पेरियर बोर्दियू की बात करें, मिशेल फुको की बात करें, तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। तो हम इनको इन डेप्थ स्टडी वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडियन थिंकर की। अब भाई इंडियन थिंकर जो है वो तो कंप्लीटली अलग एक जोन हो गया अपना, ठीक है। इंडियन थिंकर, इंडियन थिंकर में फाउंडिंग फादर कौन थे हमारे, जीएस गुरे, जो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी हैं, ठीक है। इन्होंने स्टैब्लिश किया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर सोशियोलॉजी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे महात्मा गांधी, जो कि आप पॉल साइंस में भी पढ़ते हो। ये तो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं जो आपको समझ में आने वाले हैं। फिर आप पढ़ते हो बी आर अम्बेडकर के बारे में, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो राधा कमल मुखर्जी के बारे में। फिर आप पढ़ते हो एम एन श्रीनिवास और इरावती कर्वे, ठीक है। ये जो कुछ इंडियन थिंकर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर, इंडियन समाज के अंदर जो है इंडियन थिंकर्स की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, है ना। ये जितने राइटर्स हैं इससे रिलेटेड कुछ और राइटर्स हैं जो इनमें मेंशन नहीं है, जैसे दीपांकर गुप्ता हैं,
ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं, बहुत काफी वैरायटी ऑफ राइटर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यूज के बेस पे। सिर्फ हमें इतना ही नहीं पढ़ना, हमें सारे इंडियन राइटर्स को एक एक बार उनके कंसेप्ट को देखना जरूरी है, और इनको महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घूरे, एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल एकदम माइंड के अंदर सेट हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इससे बना है, ये क्वेश्चन इस राइटर से बना है। ठीक है, चलो अब ऊपर चलते हैं अपन यूनिट 2 पे। यूनिट 2 दोस्तों जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था फर्स्ट स्ट्रेटेजीज के अंदर क्लास में कि ये यूनिट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों के गलत भी होते हैं इसी यूनिट के अंदर। तो देखो इसको आपको कैसे समझना है, इसकी एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं। इसको आपको समझना है एक एक बेसिक। हम कैसे समझेंगे इसको, हम पहले बेसिक समझेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे प्रोसेसेस होते हैं रिसर्च के। ठीक है, फिर हम चलेंगे एडवांस लेवल की तरफ। तो बेसिक से एडवांस हम धीरे धीरे समझ के इसको कवर कर लेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि फिलॉसफी ऑफ साइंसेस कैसे है, साइंटिफिक मेथड क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है इन सोशल साइंसेस, हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशंस क्या है। हर्मेन्यूटिक्स तो हमारा वहां पे भी कवर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, इसमें आपको फायदा ये होगा कि अगर आप यहां से ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपकी पेपर 1 का जो रिसर्च है यूनिट 2 वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका एक बेनिफिट प्लस पॉइंट है। दोनों में से आप कहीं पे भी पढ़ लो, दोनों चीजें स्ट्रांग हो रही हैं। बस इसके अंदर थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जैसे हर्मेन्यूटिक ट्रेडिशन आ गया, एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस आ गया, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल साइंसेस क्या है, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं हम इनको एक एक करके समझेंगे और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन। वही मैंने आपको बताया कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च डिजाइन किस तरीके से काम करती है। ठीक है, रीडिंग सोशल साइंस, रिसर्च डाटा, डॉक्यूमेंट, इंडक्शंस, डिडक्शंस, फैक्ट, कंसेप्ट, थ्योरी, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये भी हम अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या है। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव मेथड, इन दोनों की। ठीक है, तो हम इनकी बात करेंगे। इसमें आपका आ जाएगा ये अपना एथनोग्राफी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और कंपैरेटिव मेथड। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च काम करती है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के वाइज, और क्वालिटेटिव जो है अपना क्वालिटी के वाइज। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें नंबर्स आते हैं, ठीक है, और क्वालिटी मतलब जो हमें क्वालिटी से पता चलती है। देखो इसमें आपको एक बेसिक, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगा। कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो आप एक चीज समझो कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, नाम से ही पता चल रहा है। क्वालिटी मतलब कि हम क्वालिटी देख रहे हैं, हम जो है चीजों की क्वालिटी देख रहे हैं, उनको नंबर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव मेथड्स में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, संख्या, नंबर्स, जो नंबरों के बेसिस पर रिसर्च होती है वो कहलाती है अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च। और जो क्वालिटी की बेस पे रिसर्च होती है, वीडियो, फोटोग्राफी, कलेक्शंस ऑफ डाटा, तो ये सारा जो है सब चीजें किसमें कहलाती है, आपकी क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें टेक्निक्स क्या है, रिसर्च की टेक्निक्स क्या है। तो टेक्निक्स में अपना क्या, सैंपल, क्वेश्चनेयर, स्केड्यूल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपका कुछ जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम ये सब समझेंगे, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चनेयर स्केड्यूलिंग कैसे होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी कैसे होती है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये भी हम समझ लेंगे। अब आ जाते हैं अपन यूनिट 3 पे। ये आपकी फाउंडेशनल यूनिट है सोशियोलॉजी की। अगर आपको नेट या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये फाउंडेशनल यूनिट आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि बेसिक कंसेप्ट्स और इंस्टीट्यूशन। इसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सोशियोलॉजी के कंसेप्ट होते क्या हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, जैसे इसको अपन भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड राइटर्स देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर अपन इसको अच्छे से पढ़ें और समझें तो इजी टू एक्सेस है हमारे लिए, समझ में आ जाएगा।
जैसे सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कल्चर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स, पर्सनलहुड, हैबिटस, एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी, पावर्स, अथॉरिटी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फाउंडेशनल चीजें हैं सोशियोलॉजी के अंदर, जिसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्या बता रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। यहां पे आपको ये सारी चीजें अगर क्लियर हो गई तो आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, चाहे वो कोई से भी एग्जाम के हो, तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम राइटर्स और ये कंसेप्ट क्या है, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल्स जो आज के करंट एग्जाम्पल है उससे समझेंगे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की। सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या हो गया आपका, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ, कस्टम्स। तो ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे जो कि हमारे समाज के जितने भी हैं। मैरिज आ गया, फैमिली आ गया, किनशिप आ गया, इकोनॉमी कैसे होती है, पॉलिटी में क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, एजुकेशन कैसे काम करता है, लॉ एंड कस्टम्स क्या है। तो ये चीज हम बात करेंगे। फिर अपना एक टॉपिक आ जाएगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। इसमें अपन को देखना है सोशल डिफरेंसेस क्या है, हायरार्की क्या है, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है, जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब्स एंड एथनिसिटी। तो इनको अपन और अच्छे से समझ लेंगे, ये काफी इजी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। फिर हम बात करेंगे इसमें सोशल चेंज प्रोसेसेस की। तो सोशल चेंज कैसे होता है, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, इवोल्यूशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब चेंजेस होना इधर उधर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो मोबिलिटी कहलाता है। तो ये सब चीजें हम इसमें 5th यूनिट में अपन समझ लेंगे। तो बेसिकली यूनिट 3rd इज फोकसिंग, ये ज्यादातर जो इसका जो फोकस है, जो इसका ध्यान है, वो किसमें, आपके सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझाने के अंदर। अगर ये यूनिट आपने कवर कर ली तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं यूनिट 4 की साइड। यूनिट 4 जो है वो अपना आ जाता है रूरल सोशियोलॉजी में। आपने बैचलर्स में पढ़ा होगा, मास्टर्स में पढ़ा होगा रूरल सोशियोलॉजी में, तो ये पूरा जो यूनिट है ये उसी से रिलेटेड है। बैचलर्स और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अपना रूरल पीजेंट सोसाइटी क्या हो गया, कास्ट, ट्राइब, सेटलमेंट, ये तो हमने बैचलर्स मास्टर में पढ़ाई है, और हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे एक एक टॉपिक को। एगेरियन सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इमर्जेंट क्लास रिलेशंस क्या है, लैंड ओनरशिप क्या है, एगेरियन रिलेशंस क्या है, डिक्लाइनिंग ऑफ एगेरियन इकोनॉमी क्या है, डीपीजेंटाइजेशन माइग्रेशंस क्या है, एगेरियन अनरेस्ट पीजेंट्स मूवमेंट क्या है, चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशन वायलेंस क्या है, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें है ना राइटर्स से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ने, एक तो सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, हमें जो है ये चीज देखनी है कि मूवमेंट्स कौन से थे इसके अंदर। जो क्वेश्चंस ज्यादातर जो बनते हैं, जो अभी तक प्रीवियस एनालिसिस के ट्रेंड्स पे मैं देख रहा हूं, तो इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं मूवमेंट्स के ऊपर। जैसे भूदान मूवमेंट क्या हो गया, ठीक है, चिपको मूवमेंट हो गया अपना। तो ये सारे मूवमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कास्ट क्या है, ट्राइब सेटलमेंट क्या है, कौन सी ट्राइब कहां से, क्या उसका सोशल फंक्शंस है, वैल्यूज है, इनके भी क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। तो अपन को एक थरर रिवीजन इनको करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि हमें समझ में आ जाएगा। फिर हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें अर्बन अर्बन सोसाइटी। अच्छा, अर्बन सोसाइटी के अंदर हमें अर्बेनिज्म, अर्बैनिटी, अर्बनाइजेशन, इनमें पहले तो एक डिफरेंस होगा, वो हमें पता करना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, कि क्या होता है अर्बेनिज्म का मींस, अर्बैनिटी का मींस, और अर्बनाइजेशन का। फिर हम देखेंगे टाउन्स क्या है, सिटीज क्या है, मेगा सिटीज क्या है, और इनको हम कैसे बताते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है जिनसे हम टाउन्स बताएंगे, सिटीज बताएंगे, मेगा सिटीज बताएंगे, ये चीज हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे इंडस्ट्री, सर्विसेज, बिजनेसेस, नेबरहुड स्लम्स क्या है, एथनिक एनक्लेव्स क्या है, मिडिल क्लास क्या है, गेटेड कम्युनिटी क्या है, अर्बन मूवमेंट्स क्या है, और वायलेंस क्या है। तो ये सब चीजें जो है हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, गेटेड कम्युनिटी, मिडिल क्लास, नेबरहुड, स्लम्स, ठीक है। इसमें इसमें एक वर्ड आता है गेटेड कम्युनिटी के अंदर, गोल्डन घेटो, ठीक है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा इसको कि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, गोल्डन गेटो का मतलब होता है जो गेटेड कम्युनिटी होती है ना, जो रिच क्लास कम्युनिटीज होती हैं, वो उसको गेटेड कम्युनिटी बोलते हैं, और एक ट्राइब ने गोल्डन गेटो का कंसेप्ट दिया था। तो ये सब चीजें अपन जो है एग्जाम्पल से, उनको रियलिटी से रिलेट करके समझेंगे, जिससे हमें पूरा ये जो है टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं यूनिट 5। ये थोड़ा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड वालों से रिलेटेड है। स्टेट पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है,
इसमें हमें पॉलिटिक्स पढ़नी है पूरी, एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस ही है। ट्राइब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से हम बोलते हैं। ट्राइब क्या है, नेशन स्टेट क्या है, बॉर्डर क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, गवर्नेंस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, सोशियोलॉजी में मैं आपको एक और चीज बता दूं, सोशियोलॉजी में क्या होता है कि ये जो भी कंसेप्ट है ना सारे, ये एक दूसरे से रिलेटेड कंसेप्ट हैं। जैसे एक राइटर ने अगर बात करी ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है, तो अब यहां पे भी हमें ब्यूरोक्रेसी पढ़ना है। अब ब्यूरोक्रेसी की बात करी थी किसने, मैक्स वेबर ने, उन्होंने जो है पूरा कंसेप्ट बताया था ब्यूरोक्रेसी का। तो हम वहां तो समझेंगे तो हमारा यहां ये वाली यूनिट में कवर हो जाएगा। तो आपको क्या है, एक फाइन मार्जिन लाइन होती है, छोटी सी थिक लाइन होती है, जिससे हमें समझना होता है कि क्या उन्होंने बताया राइटर्स ने और क्या यहाँ पे कंसेप्ट है। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम जो है वो फाइन लाइन को पहचानते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है, वही गलत हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्यूरोक्रेसी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड है मैक्स वेबर से, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए, हमने क्या मैक्स वेबर पे टिक लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में वो इस यूनिट का क्वेश्चन है। ऑल्दो सिमिलैरिटीज की चांसेस ज्यादा होती हैं उसके अंदर, लेकिन कई बार कंफ्यूजन बनता है। तो वो जो थिन लाइन है ना इन कंसेप्ट के बीच, वो मैं आपको समझाऊंगा एक एक क्लास के अंदर। तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो थिन लाइन क्या है और हमें क्या टिक, करेक्ट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। फिर फिर उसके बाद हम पब्लिक पॉलिसी देखेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ये तो इजी कंसेप्ट है सारे, ये आप इजीली समझ लोगे, ठीक है। लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, करप्शन क्या है, रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ठीक है, ये सब आप समझ लोगे। एंड अब आ जाते हैं अपन सोशल मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट पे। ये वही वाला ये वही वाला टॉपिक आ गया, सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल फंक्शन क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, ठीक है। इसमें से भी काफी क्वेश्चन बनता है प्रेशर ग्रुप से, ठीक है, ये ध्यान रखना। कास्ट क्या है, एथनिसिटी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन, देखो ये सेम वही कंसेप्ट है जो घूम फिर के वापस यहीं आ रहे हैं। तो ये आपको एक फायदा मिल जाएगा। एक बार समझना है आपको, सोशियोलॉजी में जब एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया और आपके दिमाग में बैठ गया, फिर तो आप कोई सा ही क्वेश्चन उठाओ, फिर हमें क्या है, बस कंसेप्ट समझ के और प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस की धमाधम, जिससे हमारे सारी चीजें अपने आप जो है लाइन पे आ जाएंगी वापस से। सिविल सोसाइटी क्या है, सिटीजनशिप क्या है, एनजीओ क्या है, लीडरशिप कैसे होती है, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यूनिट चलेंगे यूनिट 6 पे। अब यूनिट 6 जो है वो बात कर रहा है अपनी इकोनॉमी एंड सोसाइटी की। इकोनॉमी मतलब जो है समाज की इकोनॉमिक, यानी कि अर्थव्यवस्था जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि एक्सचेंज कैसा है, गिफ्ट क्या है। अच्छा, डरने वाली बात नहीं है, वो कोई बहुत ज्यादा टफ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा है, इसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है, ठीक है। हम चाहे पॉलिटिकल पढ़ लें, है ना, हम चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ लें, हम चाहे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लें, लेकिन अगर जिस सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं, हम सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हमें जो है वो पढ़ाई का फोकस जो केंद्र है वो सिर्फ सामाजिक पर्सपेक्टिव से रखना है, उसमें जो जो चीजें आएंगी वो हमें समझ लेनी है। तो बस इसी में वही बात कर रहा है। एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, इसमें आपको कार्ल मार्क्स भी पढ़ने को मिलेगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट्स, ये कार्ल मार्क्स का पूरा टॉपिक है। प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स रिलेशंस क्या है, ये अपन को पढ़ना है। स्टेट मार्केट, वेलफेयरिज्म, नियो लिबरलिज्म क्या होता है, ये मैं आपको एक एक करके सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है, पॉवर्टी एक्सक्लूजन क्या है, फैक्ट्री इंडस्ट्री सिस्टम्स क्या है, ठीक है। तो ये सारे कुछ 3 4 5 6 7, ये कुछ 7 पॉइंट्स का आपको एक ढंग से कंक्लूजन बता के, इंपॉर्टेंट चीजें देख के, इनके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज रिपीटेटिवली जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बन रहे हैं पेपर में बन रहे हैं, वो सारी चीजें हम जो है समझ के इसको, इस यूनिट को अपन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन इसी के अंदर। अब बात यहाँ पे आ जाती है अपनी ये चेंजिंग नेचर, लेबर रिलेशंस। इसमें से देखो गाइस, इतने क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े मतलब बन भी जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मेन जो कंसेप्ट जो मैंने आपको 7 जो टॉपिक्स बताए उनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं पर इतने खास क्वेश्चंस नहीं बनते, पर इसको अपन पढ़ लेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। टूरिज्म है, कंजप्शंस क्या है, ठीक है, ग्लोबल बिजनेसेस क्या है, कॉर्पोरेट्स क्या है, तो ये सब बेसिक जीके के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से बन जाते हैं यहाँ से, तो इसमें से इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो यूनिट 7 पे आ जाओ। यूनिट 7 अपना बात कर रहा है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी की। वही आ गया इन्वायरमेंट, ठीक है, और सोसाइटी। तो मतलब हमारा फोकस क्या है, इन्वायरमेंट पे समाजशास्त्र के अंदर।
इसमें हमें पढ़ना है सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी क्या होती है, ये हम देख लेंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी में कैसे चेंजेस होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, जिसमें अपना एथ्रोमेडिसिन, एथ्रोमेडिसिन जो ये टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको ये सब चीजें पता लगेंगी कि किस तरीके से जो है पहले की नॉलेज, इंडिजिनस यानी कि पुरानी नॉलेज के बेसिस पे क्या नए कंसेप्ट, क्या नई चीजें समाज में डेवलप हुई, मेडिसिन डेवलप हुई। तो ये सब चीजें हमें जो है क्लासेस के अंदर हम समझेंगे। जेंडर एंड एनवायरनमेंट क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसीज, आदिवासीज एक्सक्लूजन क्या होता है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, माइग्रेशन क्या है, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन, इनमें से क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन से। वाटर सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, डिजास्टर्स, कम्युनिटी रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, पब्लिक हेल्थ, डिसेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पॉलिसीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिसी से काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या है, इससे भी क्वेश्चंस काफी अच्छे से बनते हैं। ये एक एक बार समझने की चीजें हैं। देखो आप, अगर आप इन लोगों को, आप इन टॉपिक्स को जो है एक एक बार अच्छे से समझ लोगे, अपने दिमाग में बिठा लोगे, तो ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी फिर आपको सॉल्व करने में। जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रिलेटेड कंसेप्ट है इन सब चीजों से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाते हैं। ये है यूनिट 8। यूनिट 8 जो है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आप थोड़ा सोच रहे होगे ग्रीन ग्रीन सर यूज कर रहे हैं इतनी देर से, तो अभी मैंने ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, चलो इसको हम बात करते हैं। यूनिट 8 फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ये तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर जैसे आपको थ्योरेटिकल अप्रोचेस से पढ़ना है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या है, अलायंस थ्योरी क्या है, कल्चर सिस्टम क्या है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है जेंडर रिलेशन, पावर डायनेमिक्स। ठीक है, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, अथॉरिटी क्या होती है। इसके अंदर आपको जो है इंडियन मैरिज लॉ, ये सब चीजें भी पढ़ोगे आप, कि फैमिली कैसे काम करती है, मैरिज क्या होता है, किनशिप सिस्टम क्या होता है, ब्लड रिलेशंस कैसे होते हैं। ये सब काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब चीजें जो हैं आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। चिल्ड्रंस हो गया, यूथ हो गया, एल्डरली हो गया, इमोशंस एंड फैमिलीज हो गया, इमरजेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज हो गया, चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, किस तरीके से मैरिज प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं, पहले क्या थी अब क्या हो रही हैं। ये करंट टॉपिक्स हैं और इनमें से करंट पीवाईक्यूज भी बन जाते हैं, करंट जनरल नॉलेज से। इसके भी अपन क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। चेंजिंग केयर सपोर्ट सिस्टम क्या है, फैमिली लॉस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये काफी हॉटस्पॉट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑनर किलिंग से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, फैमिली लॉस से भी बन जाते हैं। ये तो पूरी यूनिट काफी इंटरेस्टिंग है। इसको अपन जो है इसमें तो एग्जाम्पल्स ही बहुत सारे हैं। इसमें तो इतने एग्जाम्पल्स अपन लेके समझ सकते हैं कि हमें सारे जो चीजें हैं अपने दिमाग में बैठ जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, थोड़े से एफर्ट्स करने हैं, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं। बाकी नोट्स मैं आपको दूंगा ही आराम से, उसकी कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है। और सारे पीवाईक्यूज बनाऊंगा, अपन धीरे धीरे करके कंसेप्ट को सब समझेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट को। लेकिन आप बस, आपको इतना करना है कि आपको इन सब चीजों को एक अच्छे तरीके से रिवीजन करना है प्रॉपर। ठीक है, इन सारे 10 यूनिट्स को, और समझना है। बस समझने की देरी है, फिर तो आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई करोगे इसमें, बिल्कुल बिना रुके। अब आ जाते हैं अपन यूनिट 9 पे। ये थोड़ा जो है साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी। जैसे हिस्ट्री क्या थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो वहां से कैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, इससे रिलेटेड कुछ राइटर्स की थ्योरीज हैं। ठीक है, जिसको अपन पढ़ेंगे। चेंजिंग नोशंस, टाइम एंड स्पेस, फ्लोज एंड बाउंड्रीज कैसे थे। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे वर्चुअल कम्युनिटी। फिर हम देखेंगे वर्चुअल कम्युनिटी, मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विजुअल, सोशल मीडिया, ये देखेंगे। ई गवर्नेंस देखेंगे, सर्विलेंस सोसाइटी देखेंगे, टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस देखेंगे, स्टेट पॉलिसीज, डिजिटल डिवाइड, इंक्लूजन, डिजिटल डिवाइड कैसे हुआ, पहले क्या था अब क्या है, ये सब चीजें अपन को समझनी है। टेक्नोलॉजी चेंजिंग फैमिली रिलेशनशिप है, टेक्नोलॉजी चेंजिंग हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम कैसे चेंज हुआ, फूड एंड टेक्नोलॉजी, फूड के अंदर किस तरीके से चेंजेस आए, और साइबर क्राइम्स जो आज करंट हॉटस्पॉट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी वर्चुअल कम्युनिटी से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, और यहाँ से बनता है, यहाँ से भी बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ हॉटस्पॉट टॉपिक्स हैं जिनको अपन समझने वाले हैं और पीवाईक्यूज देखने वाले हैं इनके। फिर आ जाता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिट 10।
इसको अपन येलो कलर से करते हैं। यूनिट 10 कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर हमें सिर्फ जो स्टडी करनी है वो क्योंकि इस यहां तक जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, यूनिट 9 तक अच्छे से राइटर्स को समझ लोगे, तो आपकी ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी सब पॉइंट्स दे रखे हैं, ऑटोमेटिकली वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे रिलेटेड हैं थ्योरी से, राइटर्स की, क्लाउड लेविस स्ट्रॉस की, रॉबर्ट ए आर रेटक्लिफ ब्राउन की। ठीक है, तो ये सारे जो है ये ऑलरेडी रिलेटेड है, रॉबर्ट के मर्टन से हैं, अलग अलग थ्योरीज जिनकी जो राइटर्स हैं हमारे फिलोसफर्स है, उन्हीं की थ्योरी से ये जो है कनेक्टेड है काफी हद तक। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, साइंस एंड सिंबल्स, रिचुअल्स, बिलीफ, प्रैक्टिसेस, चेंजिंग मटेरियल कल्चर, मॉरल इकोनॉमी, एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, ये सारे कुछ सोसाइटी से रिलेटेड हैं कंसेप्ट, जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पिटी हो गया, स्पिरिचुअलिटीज हो गया, कोमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स हो गया। ये काफी अच्छा हॉटस्पॉट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म इसमें से बनता है काफी अच्छे से। कल्चरल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन से बनता है। कल्चर एंड पॉलिटिक्स से बनता है। जेंडर, बॉडी एंड कल्चर से बनता है। आर्ट, एस्थेटिक, ये सब जो है इंपॉर्टेंट आप देख लो। ठीक है, कल्चर एंड पॉलिटिक्स से है, जेंडर, बॉडी, एस्थेटिक, आर्ट एंड एस्थेटिक से है। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, पिलग्रिमेज, रिलीजियस टूरिज्म, इसको अपन को एक एक बार देखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। रिलीजन एंड इकोनॉमी हो गया, कल्चर एंड एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, न्यू रिलीजियस मूवमेंट हो गया, न्यू रिलीजियस मूवमेंट से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यूनिट 10 को हमें जो है वो हम ऑलरेडी पहले उन सब चीजों को हमने पहले ही पढ़ लिया होगा, तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहां पे समझना प्रॉपर स्टार्ट करेंगे और रिलेट कर लेंगे हमारे राइटर से। ठीक है, तो ये कुछ 10 यूनिट्स हैं, आप देख लो, जिनको अपन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक चीज बताता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। आप लोगों को स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और बाकी की यूनिट्स भी पढ़ना है, लेकिन वो जब तक आप ये 4 यूनिट पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो बाकी की यूनिट्स आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इनको तो बिल्कुल मतलब ऑन टिप पे याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, इनमें सारे राइटर्स, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ठीक है, ब्राउन मैनलॉस्की, ए आर रेटक्लिफ ब्राउन, टेलकॉट पर्सन, मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। जो भी डाउट्स हो आप सब पूछना, एक एक चीज अपन इनको पूरा तोड़ तोड़ के एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या इनकी थ्योरीज थी, किस तरीके से इन्होंने रिलेट किया, क्या इनके क्रिटिसिज्म है, कौन से राइटर्स इनको बोल रहे थे कि आपने गलत थ्योरीज दी हैं, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है अपन धीरे धीरे करके समझेंगे और आराम से समझेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट कॉलोनिज्म क्या है। ठीक है, इंडियन थिंकर्स की हम बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, PYQs पे, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये आपके दोनों जो पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप दोनों के लिए काफी फायदेमंद चीज रहेगी। ठीक है, ये भी आप अच्छे से समझ लेना। फिर आ जाते हैं अपन यूनिट 3 पे, बेसिक कंसेप्ट पे। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये फाउंडेशनल वो है सोशियोलॉजी का। इनको समझ लिया तो ये समझ लो आधी सोशियोलॉजी आपने पढ़ ली अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये सभी फाउंडेशन चीजें हैं जो हमारे समाज से निकली हुई हैं और जो हमें समझना है इनको अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद यूनिट 4 रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस, इनका वेटेज रहता है क्वेश्चंस का, और काफी क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे तरीके से। हमें बस क्या करना है, अभी यूनिट सिलेबस का एनालिसिस हमने कर ही लिया, समझ में आ गया आपको कौन सी यूनिट से क्या चीजें कैसे बन सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब कंसेप्ट को क्लैरिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, और फिर PYQs बनाना है, बस और कुछ नहीं है, बस इतना ही खेल है इसका सारा। ठीक है, ये चीज आपने अच्छे से कर ली तो दिसंबर JRF आराम से क्वालिफाई करोगे। ठीक है, और अभी हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, अभी हमें सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर और कंसेप्ट को समझने के ऊपर। तो हम जो है अब समझेंगे एक एक करके कंसेप्ट्स को, कि किस तरीके से क्या हमें अच्छे से समझना है और किस तरीके से फिर उसको हम आगे ले जाके इन सब चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।